बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, पहले उसे देख लेते हैं। तो इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था कि स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई इंडेक्स में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बताया था कि इसमें बिहार का नालंदा जिला शीर्ष स्थान पर है। हालांकि जो पीजीआई इंडेक्स है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, इसमें बिहार को आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया, जो कि 9वीं श्रेणी है। आपको ध्यान रखना, ये 9वीं श्रेणी है आकांक्षी 2, जिसमें बिहार को रखा गया है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि कौन सा देश हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। तो अपना देश भारत अभी हाल ही में इस ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। तीसरा प्रश्न था कि कहाँ हाल ही में अखिल भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर था मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। यहीं पर अभी हाल ही में अखिल भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चाहे आप बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का समग्र रूप से विश्लेषण आपको यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी करेगा। बताएं कि इसके ट्रॉफी का निर्माण किस राज्य के संजय वर्मा के द्वारा किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, जो ये ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी का निर्माण किया गया संजय वर्मा के द्वारा, जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई चीजें यहाँ पर आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप का यह 7वां संस्करण होगा, जो कि 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर वो सारी बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसका आयोजन भारत के 6 राज्यों में किया जाएगा, जिसमें बिहार भी शामिल है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार के लिए एक सम्मान की बात है कि इसमें बिहार को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इस ट्रॉफी की हम बात करें तो इस ट्रॉफी के अंतर्गत जो चीजें आपको याद रखना है कि सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम का यह मिश्रण है। इसी मिश्रण से बनी इस शानदार ट्रॉफी को बिहार के ही संजय वर्मा द्वारा तैयार किया गया या फिर डिजाइन किया गया। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, बिहार पर्पज से या फिर बिहार के एग्जाम के पर्पज से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब यहाँ पर इस ट्रॉफी के बारे में कुछ अहम जानकारियों की बात करें तो यह ट्रॉफी देश के कुछ शहरों की यात्रा पर है और इसी दौरान 15 जुलाई 2023 को पटना पहुंची है। और यहाँ पर बिहार सरकार के जो कला संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय, इनके द्वारा इस ट्रॉफी का स्वागत व अनावरण किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, बिहार पटना पहुंची 15 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि यह ट्रॉफी दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए पटना पहुंची है और यहाँ से भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम होते हुए चेन्नई पहुंचेगी, जहां पर इस चैंपियनशिप का आयोजन होना है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2023 का ये 7वां संस्करण होगा, जिसकी शुरुआत चेन्नई से होगी। अब यहाँ पर चूंकि बात हुई हॉकी की, तो हॉकी को लेकर कुछ जानकारी हाल ही के दिनों में हमने आपको दिया था, जैसे कि FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2023 प्रतियोगिता। दरअसल यहाँ पर इसको लेकर हम आपको जानकारी दें, ये प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई थी और इसमें नीदरलैंड पहले स्थान पर, यानी कि 35 पॉइंट के साथ नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 32 पॉइंट के साथ, वहीं पे बेल्जियम तीसरे स्थान पर। जबकि भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत 30 पॉइंट के साथ इसमें चौथे स्थान पर रहा। अब यहाँ पर बेल्जियम और भारत दोनों का पॉइंट सेम है, लेकिन फिर भी भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। इसके बारे में यहाँ पर हम आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस पुरुष हॉकी प्रो लीग 2023 प्रतियोगिता के बारे में कुछ पॉइंट की और बात करें, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे में पहला पॉइंट है कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह 18 गोल के साथ FIH प्रो लीग 2022 से 23 के शीर्ष गोल स्कोरर रहे। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड महज 3 अंक के साथ इस पदक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर यह है कि दक्षिण अफ्रीका के क्रैग फुलटन अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच है, उन्होंने ग्राहम रीड का स्थान लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लेकर एक जानकारी आप यहां से ये ध्यान रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो आयोजित हुआ था, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद यहां पर यानी कि ओलंपिक में
कोई पदक अपने नाम किया था, ये पदक था कांस्य पदक। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना। और जो उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी थे ग्राहम रिड, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2023 प्रतियोगिता की, तो यहाँ पर हमने एक जानकारी आपके साथ ये भी साझा किया है कि इस प्रो लीग में भारत दूसरी बार चौथे स्थान पर रही है। इससे पहले 2020-21 के अपने डेब्यू सीजन में भी भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि इसके बाद जो दूसरा सीजन था भारत का, इस सीजन में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस प्रतियोगिता के पदक तालिका की ओर। जो जानकारी अभी हमने थोड़ी समय पहले दिया था कि जो बेल्जियम तीसरे स्थान पर है और अपना भारत चौथे स्थान पर। हालांकि दोनों टीमों का जो समग्र पॉइंट है, समग्र स्कोर है, वो 30 ही है। लेकिन क्या वो वजह है कि जो बेल्जियम को भारत से ऊपर रखा गया? दरअसल अगर पॉइंट समान हो तो ऐसे में इस चीज को लेकर निर्धारण किया जाता है कि दोनों टीमों ने कितने कितने मैच जीते हैं। तो बेल्जियम ने 10 मैच जीता और वहीं पे भारत ने 8 मैच। तो इस वजह से पॉइंट समान रहने के बावजूद भी बेल्जियम से नीचे रहा भारत। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप हाल ही में आयोजित हुई थी, हॉकी की चर्चा हुई, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल यहाँ पर इसके मेजबान देश की बात करें तो मेजबान देश है ओमान। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब चौथी बार अपने नाम किया है। पाकिस्तान को 2-1 से हराकर भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने इस खिताब को चौथी बार अपने नाम किया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। और खिताबी मुकाबले में भारतीय कप्तान उत्तम सिंह मैन ऑफ द मैच चुनेंगे। ये सारी बातें ध्यान रखें। भारत के दृष्टिकोण से हम बात करें तो भारत इससे पहले वर्ष 2004, 2008 और 2015 में जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत चुका है। इसमें अब एक और वर्ष से जुड़ गया 2023। तो कुल मिला के भारत 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की दृष्टिकोण से तो पाकिस्तान 3 बार इस खिताब को जीता है, 1998, 1992 और 1996। हालांकि ओवरऑल हम बात करें तो इस पदक को या फिर इस चैंपियनशिप को सर्वाधिक बार भारत ने अपने नाम किया, कुल मिला के 4 बार। आप यहाँ पर इस सूची को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कंप्लीट चीजें दर्शाई गई हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रश्न है कि शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? दरअसल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शैलेश कुमार बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शैलेश कुमार को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले के निवासी हैं। दरअसल उन्होंने फ्रांस के पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद के इवेंट में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। फ्रांस के पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ और ऊंची कूद इवेंट यानी कि हाई जंप इवेंट में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और ये बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारतीय दल यानी कि राष्ट्रीय टीम में बिहार के ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपियन शरद कुमार भी शामिल हैं। हालांकि शरद इस इवेंट में 5वें स्थान पर रहे। ये चीजें ध्यान रखिए। हालांकि शरद कुमार को लेकर बहुत सारी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। दरअसल शरद कुमार की हम बात करें तो शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं और उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि वे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक जीतने वाले बिहार के एकमात्र एथलीट थे। ये आपको ध्यान होगा। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत की, जो कि मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं, तो इसको लेकर हमने जानकारी दिया था। भले ही वो बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में वे उड़ीसा की तरफ से खेलते हैं, उड़ीसा टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। हमने आपको कई बार इन सारी चीजों का जिक्र आपके साथ किया है। और चूंकि यहाँ पर जमुई की बात आई है तो जमुई को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले इस बात की पुष्टि की थी कि संपूर्ण भारत में जितने भी स्वर्ण खदान मौजूद है उनमें से सर्वाधिक जो हिस्सा है वो बिहार के जमुई जिले में है। ये चीजें ध्यान रखिए। और जमुई को लेकर एक जानकारी ये भी थी कि पहला पक्षी महोत्सव 2021 में कलरव नाम से जो आयोजित हुआ, नागी नकली पक्षी अभ्यारण्य जमुई में ही आयोजित हुआ था। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो करंट अफेयर्स की तैयारी अब तक सुनियोजित तरीके से नहीं कर पाए हैं।
दरअसल बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स को लेकर एक क्विज संचालित होती है जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को जब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा। वहां पर ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा करंट अफेयर्स। जब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से चीजें प्रदर्शित होगी आपके समक्ष। आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी फी देने की आवश्यकता नहीं। ये हमेशा से निःशुल्क ही रहा है जब से एप्लीकेशन आई है और हमेशा से ये निःशुल्क ही रहेगा। तो अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का आकलन करने के लिए इस फ्री क्विज को आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। इससे आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखेंगे क्योंकि इस क्विज में एक तो प्रश्न आंसर होता ही होता है। जब आप इस टेस्ट को सबमिट करेंगे यानी कि इस क्विज को जब सबमिट करेंगे तो वहां पर आप इसे व्यू भी कर पाएंगे, उसे देख भी पाएंगे कि आपने कौन से प्रश्न को गलत किया, कौन सा आपका सही हुआ। और उस प्रश्न का जो व्याख्या हम यहाँ पर डेली सीरीज में आपको देते हैं वो व्याख्या वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप बेहतर तरीके से इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का डेली क्विज वहां पर 2022 से अब तक का उपलब्ध है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसे ज्वाइन करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फ्री में इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि क्रिकेट के इतिहास में पिता व पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय गेंदबाज के दृष्टिकोण से और राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि रविचंद्रन अश्विन। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हालिया आयोजित भारत वेस्टइंडीज टेस्ट श्रृंखला के एक मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने तेजनारायण चंद्रपाल को आउट किया। दरअसल इससे पहले वर्ष 2013 में उन्होंने तेजनारायण चंद्रपाल के पिता शिव नारायण चंद्रपाल को आउट किया था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के इतिहास में पिता व पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रश्न में भारतीय गेंदबाज की। हालांकि पूरे विश्व की दृष्टिकोण से बात करें या फिर क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि हालांकि इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम टेस्ट में बाप और बेटे की जोड़ी बने कि पिता और पुत्र की जोड़ी को आउट करने वाले पहले गेंदबाज थे। दरअसल उन्होंने न्यूजीलैंड के लॉन्स केंट्स और फिर उनके पुत्र क्रिस केंट्स को आउट किया था और ऐसे पहले गेंदबाज थे जिन्होंने पिता और पुत्र को आउट किया था। हालांकि इस सूची में कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि दूसरे गेंदबाज बने थे वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के हैं। तीसरे गेंदबाज की बात करें तो मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और वहीं पे हम बात करें चौथे गेंदबाज की तो साइमन हार्मर जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। इस सूची में पांचवा नाम जुड़ा है रविचंद्रन अश्विन का, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर बात करें पिता व पुत्र के विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज की तो इनका नाम होगा रविचंद्रन अश्विन और रविचंद्रन अश्विन भारत के पहले गेंदबाज बने हैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले। क्योंकि यहाँ पर बात हुई क्रिकेट की तो क्रिकेट को लेकर कुछ चीजें हमने आपको हाल ही के दिनों में बताया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से नो डाउट आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अभी हाल ही में जो आईपीएल आयोजित हुआ ये इसका 16वां संस्करण था। इस 16वें संस्करण का आईपीएल को लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग इसका विजेता बना 5वीं बार। हालांकि उप विजेता की बात करें तो गुजरात टाइटंस उप विजेता रहा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रन के लिए जो ऑरेंज कप का खिताब दिया जाता है वो शुभमन गिल को दिया गया 890 रन के लिए। सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप का जो खिताब मिला ये मोहम्मद शमी को मिला, कुल 28 विकेट मोहम्मद शमी ने चटके। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब शुभमन गिल को मिला, कैच ऑफ द सीजन का खिताब राशिद खान को मिला और फेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल को। वहीं पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। हालांकि आईपीएल को लेकर कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल को में जो 5 खिताब हासिल की है ऐसा करने वाली वो दूसरी टीम है। हालांकि मुंबई इंडियंस इससे पहले 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि 2021 का जो संस्करण था ये भी चेन्नई सुपर किंग ने ही अपने नाम किया था। हालांकि 2022 वाला जो संस्करण था इस खिताब को गुजरात टाइटंस जो कि पहली बार आईपीएल टीम का हिस्सा बनी थी और इन्होंने अपना डेब्यू सीजन में ही इस खिताब को 2022 में इसके 15वें सीजन में अपने नाम किया था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और अभी 2023 में तो आपसे जान चुके हैं कि 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग विजेता बना गुजरात टाइटंस को हराकर। हालांकि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल भारत में एक घरेलू टी20 प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। तो इंडियन प्रीमियर लीग मेंस कैटेगरी को लेकर इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि महिला वर्ग का जो आईपीएल आयोजित हुआ इस वर्ष 2023 में ये इसका सीजन 1 था। सीजन 1 को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि इसका विजेता बना मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर
और यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो सभी का जिक्र यहाँ पर हमने नीचे कर दिया है। हालांकि कई बार इसकी जानकारी हमने आपको दिया है, इस वजह से हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे और यहाँ पर देख लेते हैं आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के विजेताओं के बारे में। दरअसल 2022 में जो इसका हालिया संस्करण आयोजित हुआ, इसका विजेता बना इंग्लैंड, जो कि दूसरी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। और 2022 में जो इसका हालिया सीजन था वो पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका जो कह सकते हैं सीजन 1 था, जो इसका कह सकते हैं उद्घाटन सीजन था, वो भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ष 2007 में अपने नाम किया था, जो ये प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हुआ था। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें और भी याद रखनी है कि पाकिस्तान भी इस खिताब को अपने नाम किया है, लेकिन जो जरूरी है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड के अतिरिक्त वेस्टइंडीज भी एक टीम है जो इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है। वो सारी चीजें यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, खास करके ये वाला जो रिसेंटली आयोजित हुआ है, इसका मेजबान देश कौन है, ये कौन सा सीजन था, और ये आपको ध्यान रखना है किस देश ने किसे हराकर अपने नाम किया। तो ये 8वां सीजन था जो कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित हुआ। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है इरिना घोष, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इरिना घोष को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया नियुक्त किया गया, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है इरिना घोष और उन्होंने शशि श्रीधरन का स्थान लिया है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो भी नियुक्तियां होती है वहां से प्रश्न बनते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया। तो ध्यान रखेंगे उन्होंने शशि श्रीधरन का स्थान लिया। अगला पॉइंट है कि इरिना घोष मौजूदा समय तक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मुख्य परिचालक अधिकारी थी। हालांकि उनकी नियुक्ति अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी के तौर पर हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है, या फिर जो दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से इनका नाम भी शामिल है। यहाँ पर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि कहा जाए तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये भारतीय मूल के सत्या नडेला है। और यहाँ पर एक जानकारी ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सत्या नडेला फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है। बताएं कि वे किस देश के महान फुटबॉलर थे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि वे स्पेन के महान फुटबॉलर थे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, विकल्प नंबर सी इसका नहीं होगा, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दरअसल लुइस सुआरेज एक महान स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका 88 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। और आपको ध्यान रखना कि लुइस सुआरेज को गोल्डन गैलिशियन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा कि वे फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान बैलन डी और पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र स्पेनिश खिलाड़ी थे। तो इस पॉइंट के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये महान स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका नाम क्या है? तो लुइस सुआरेज, जो कि व्यक्तिगत रूप से फुटबॉल में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। तो यह सम्मान पाने वाले एकमात्र स्पेनिश खिलाड़ी थे। हमारा अगला पॉइंट है कि 2022 में जो इसका पिछला संस्करण था बैलन डी और पुरस्कार का, ये इसका 66वां संस्करण था और इसका जो प्रथम पुरस्कार मिला ये फ्रांस के करीम बेंजेमा को दिया गया। ये यहाँ से ध्यान रखना, इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, आपको याद होगा। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो लियोनेल मेसी ने इतिहास में सबसे अधिक 7 बार बैलन डी और पुरस्कार जीते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना कि सबसे अधिक बार बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि वह लगातार 4 जीत के साथ सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड धारक भी है, जो कि 2009 से 2012 तक लगातार 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इसको लेकर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना 2022 वाला संस्करण जो कि 66वां संस्करण था। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। दरअसल यहाँ पर फुटबॉल की चर्चा हम लोगों ने किया, तो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है यह है फीफा, और फीफा का जो 22वां संस्करण था ये पिछले वर्ष 2022 में आयोजित हुआ। यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
तो सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जैसे फीफा विश्व कप श्रेणी 1 प्रतियोगिता जो अभी हाल ही में कतर की मेज़बानी में आयोजित हुआ या फिर कतर में आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना ये इस टूर्नामेंट का 22वां संस्करण था। ये संस्करण को लेकर भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया। इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था और लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना। हालांकि अर्जेंटीना की बात करें तो यह तीसरा वर्ल्ड कप का खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम किया है। दरअसल इससे पहले अर्जेंटीना 1978 और 1986 में इस फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। तो ये सारी बातें अर्जेंटीना से संबंधित है, जहां की आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो इसका जो आधिकारिक प्रतीक यानी कि जो ऑफिशियल मस्कट था, ये था लाइव। यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में और 2022 से पिछला वाला जो संस्करण था 2018 वाला, उसमें अगर विजेता और उपविजेता की बात करें तो फ्रांस विजेता रहा था रूस को हराकर। इसके अतिरिक्त फीफा अंडर 20 वर्ग की हम बात करें तो इसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था। इसका मेजबान देश था अर्जेंटीना और आपको ध्यान रखना इसके खिताबी मुकाबले में उरुग्वे ने इटली को हराकर 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया था। ये इसका 23वां संस्करण था जो कि 30 मई से 11 जून 2023 तक अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसका जो पिछला संस्करण था जो 2019 में आयोजित हुआ था, इसका मेजबान देश था पोलैंड, जो कि यूक्रेन ने दक्षिण कोरिया को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। हालांकि फीफा के अंडर 20 वर्ग की बात करें तो सर्वाधिक बार अर्जेंटीना ने इस खिताब को 6 बार अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर नाम आता है ब्राजील का, जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यहाँ पर देखिए एक शब्द छोटा है आयोजित, ये मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग को सुधार कर लेंगे। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला विकल्प है भारत इसमें पहले स्थान पर रहा, चाइना दूसरे स्थान पर, तीसरा अगर स्थान की बात करें तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ये कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्पों के आधार पर जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, क्योंकि हमें गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कथन यहाँ पर हमारा है विकल्प नंबर ए। यानी कि इसमें पहले स्थान पर जो लिखा गया भारत है, एक्चुअली में भारत पहले स्थान पर नहीं बल्कि जापान इसमें पहले स्थान पर है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बात करें तो इसको लेकर कई सारी जानकारी है, जैसे कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के सुफाप चलसाई नेशनल स्टेडियम में किया गया। सुफाप चलासाई नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो ये 5 दिवसीय आयोजन था, जो कि 12 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक आयोजित हुआ है और भारतीय एथलीटों ने कुल 27 पदक यहाँ पर अपने नाम किया, जिसमें कि 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत अर्थात 12 सिल्वर और 9 कांस्य अर्थात 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो कुल मिला के भारतीय एथलीटों ने 27 पदक यहाँ पर अपने नाम किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर पदक तालिका की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहले स्थान पर जापान रहा। जापान ने 16 स्वर्ण पदक सहित कुल मिला के 37 पदक अपने नाम किया। दूसरे स्थान पर चाइना, कुल मिला के चाइना ने 22 पदक अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर अपना भारत और भारत ने कुल मिला के 27 पदक अपने नाम किया। ये जानकारी अभी हमने यहाँ पर आपको दिया है। तो कुछ पदक तालिका से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इसके बाद चौथे स्थान पर श्रीलंका और 5वें स्थान पर कतर रहा। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को लेकर कुछ चीजें और भी हमने आपको बताया था, वो भी आप यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल इस वर्ष इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका जो कह सकते हैं शुभारंभ हुआ था, इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था कि 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस वर्ष 2023 में 12 से 16 जुलाई तक इसका 25वां संस्करण आयोजित हुआ है और आपको ध्यान रखें ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है। और इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि लॉर्ड हनुमान को ऑफिशियल मस्कट के रूप में इसे घोषित किया गया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले इसको लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी भी दिया था और हाल ही में ये प्रतियोगिता समाप्त हुई, तो इसके पदक तालिका को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पदक तालिका को लेकर हमने जानकारी दिया कि भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा, क्रमशः जापान और चीन की बात। हालांकि भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो भारत ने इसमें जो 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये 6 स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये नाम है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न के तौर पर। आपको ध्यान रखना है, ये सभी नाम को याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है।
अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर के माध्यम से ये अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का एक अर्धवार्षिकी एक पीडीएफ लॉन्च किया गया है, जिसमें जनवरी टू जून 2023 तक के बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का समग्र संग्रह किया गया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास को रेगुलर फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो इस पीडीएफ के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो नो डाउट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी कोर्स में उपलब्ध कराया गया, तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में सिकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि उज्बेकिस्तान। यहाँ पर सिकत मिर्जियोयेव को आप इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि शौकत मिर्जियोयेव को चुनाव के बाद पुनः उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल उनकी नियुक्ति जो हुई है दूसरी बार, ये अगले 7 वर्षों के लिए हुई है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दरअसल राष्ट्रपति की बात हुई तो भारत के संदर्भ में कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। हालांकि 15वें राष्ट्रपति के रूप में 21 जुलाई को चुनी गई थी, लेकिन शपथ ग्रहण की बात करें तो 25 जुलाई 2022 को वे 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, जो कि भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। हालांकि महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी ओवरऑल। हालांकि बात करें द्रौपदी मुर्मू की, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। हालांकि आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ओवरऑल ये भारत की 15वें राष्ट्रपति है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कि द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर जो आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये काफी अहम पॉइंट है। कई बार आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न के तौर पर ये पूछे गए हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाता है। ये जानकारी आपको याद होगा, कई बार हमने आपको बताया है। और यहाँ पर एक विकल्प में देख रहे हैं तंजानिया। तंजानिया में आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना एक सेंटर स्थापित करने को लेकर घोषणा हुई थी। ये जानकारी भी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। भारत से बाहर आईआईटी मद्रास का जो प्रौद्योगिकी संस्थान होगा, ये पहली बार किसी देश में होगा, तंजानिया में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। हालांकि ये सारी बातें हमने आपको बतला दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में हिस्सा लिया है? दरअसल इस नौसेना जहाज की बात करें तो इसका नाम है INS सुनियना, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनियना ने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में हिस्सा लिया है। दरअसल कुछ चीजें यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अभ्यास में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य युद्ध प्रणाली की तैयारी करना और युद्धाभ्यास का समय समय पर आयोजन करके नौसेना की ताकत और तत्परता को बढ़ावा देना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज जो INS सुनियना इसमें यानी कि ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में शामिल हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि हम बात करें INS सुनियना की तो 14 नवंबर 2009 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इस ऑपरेशन से संबंधित, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस से संबंधित, यह एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन या फिर एक बहुराष्ट्रीय पहल है। मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर यह ध्यान केंद्रित करता है और जो चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 4 चीजें क्या है। तो इसके तहत पहला पॉइंट है आतंकवाद को हराना, दूसरा पॉइंट है समुद्र डकैती को रोकना और तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, चौथा पॉइंट है सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मुख्य 4 रूप से या फिर इसी पर यह केंद्रित है। अब यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, जो यहाँ पर हमने शब्द लिखा है कि समुद्री डकैती। दरअसल समुद्री डकैती की बात करें तो इसको लेकर जब आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था भारत में, तो वहां पर आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगा कि समुद्री डकैती में कौन सी यूरोपीय कंपनी आगे थी जो जहाज आदि वगैरह को लूट लेती थी। तो यूरोपीय कंपनी जो पुर्तगाल की कंपनी थी, जो कि सबसे पहले भारत में आई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्री डकैती के मामले में पुर्तगाल बहुत ज्यादा आगे था। वास्को डिगामा जो कि 1498 ईस्वी में केरल के तट पर आया था, जमोरिन शासक के द्वारा उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है वास्को डिगामा भी मूल रूप से पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 9वां प्रश्न है कि घोषणा के अनुसार इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नवीनतम जो घोषणा हुई इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा।
तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी कि आईएमसी का 7वां संस्करण की मेजबानी दूर संचार विभाग सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और आपको ध्यान रखना ये आयोजन होगा 27 से 29 अक्टूबर 2023 यानी कि ये 3 दिवसीय आयोजन होगा और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। जब ये आयोजन होगा जो चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आएगी प्रश्न के तौर पर हम आपको वो सारी चीज़ें अवश्य बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि रेजर पे किस देश में अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत अभी रेजर पे के द्वारा किया गया मलेशिया में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी भी गई है कि हाल ही में रेजर पे ने मलेशिया में अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है। दरअसल इसे शुरू करने का उद्देश्य आर्थिक लेन देन को सुगम और सुरक्षित बनाना, साथ ही विदेशी मुद्रा के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रेजर पे आखिर है क्या। तो रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स को परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त जो आप लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जिसके माध्यम से होता है वो रेजर पे ही होता है। रेजर पे एक कंपनी है, पेमेंट गेटवे है, जिसके माध्यम से किसी चीज़ को परचेज करने में सहायता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो रेजर पे के माध्यम से ही आप लोग इस कोर्स को परचेज कर पाते हैं। अगर यहाँ पर इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में हम आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस आधारित नोट्स दे रहे हैं। संपूर्ण बिहार जीके है और उसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। टेस्ट सीरीज आदि है। आप लोग चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, इसमें एक ऑफर अभी चल रही है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर ये 799 वाला कोर्स महज 399 रुपये में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ चुके हैं हम 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। ये घोषणा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न उद्योगों और व्यापारों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन जारी किया है। इसमें उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं और अवसर मिलेंगे जो उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। हालांकि इसी तरह की योजना बिहार में भी संचालित है। आपको ध्यान होगा हमने जानकारी दिया था कि युवा उद्यमी योजना के बारे में। इसको लेकर विस्तार पूर्वक हमने जानकारी दिया। ये युवा उद्यमी योजना क्या है, किस प्रकार की प्रोत्साहन इसमें राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, आप सभी को मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में जून 2022 महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है मेंस कैटेगरी का प्लेयर ऑफ द मंथ का जून 2023 के लिए। तो राइट आंसर होगा वानिंदु हसरंगा अर्थात विकल्प नंबर बी, जिन्हें आप यहाँ पर इस वाले तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा जून 2023 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं पुरुष कैटेगरी में। वहीं पे महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को जून 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये यहाँ पर एश्ले गार्डनर को भी देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। हालांकि एश्ले गार्डनर की बात करें तो ये अवार्ड अब तक वे 3 बार अपने नाम कर चुकी है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना है। जितने छात्र करंट अफेयर्स का नोट्स हमारा प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स को आप लोग परचेज कीजिए। इसमें करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। जब से आपसे ज्वाइन करेंगे तब से आपके वैलिडिटी के अनुसार ये कोर्स वैध रहेगा। यानी कि अगर आपका 1 साल का प्लान है तो जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से 1 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा। और जो पिछला मटेरियल है 2021 का 2022 का वो निःशुल्क यहाँ पर आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। यहाँ पर 3 प्रश्न है आज के इस वीडियो में। प्रश्न है कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे। दूसरा प्रश्न है कि एलन मस्क द्वारा किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च किया गया। तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी कि बायोलॉजी ओलंपियाड जीता है। ये सारे प्रश्नों की जानकारी हमने विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो वीडियो श्रृंखला को या फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक समय पर पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।